हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी क्या परिचय है और इनकी क्या मुख्य स्रोत रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने से पहले हम लोग किन किन पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिचय के बारे में। परिचय क्या है और दूसरा मुख्य स्रोत क्या हैं जिनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो पाई है अभी तक, और उसके बाद उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के बारे में जानेंगे, और अंत में हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे कि निष्कर्ष क्या निकला। तो परिचय क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की? तो सतह से केंद्र तक का अध्ययन, सतह से केंद्र तक का अध्ययन, केंद्र तक का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये हमारा सतह है और ये केंद्र है, और यहां तक की गहराई में जो अध्ययन किया जाता है वही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसकी गहराई क्या है? 6370 किलोमीटर। जो नए एनसीईआरटी हैं उनमें 6370 किलोमीटर रखा गया है। और इस गहराई के अंतर्गत जो पदार्थीय अवस्थाएं हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो पहला क्या है? घनत्व, दूसरा तापमान, और तीसरा दाब। इन तीनों के माध्यम से हम लोग पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुख्य स्रोत के बारे में। मुख्य स्रोत क्या क्या है? पहला प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या है, हम लोग आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे खनन, उत्खनन कार्य, और दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, और तीसरा क्या है? उल्कापिंड, जिनके माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिल पाई है। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? मतलब हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख पाए हैं, जान पाए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। मतलब अगर कहीं खनन कार्य हो रहा है तो उसके माध्यम से हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। कुछ जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आ रहा है, कुछ पदार्थ, कुछ चट्टानें, तो उनके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो ये कुछ जानकारी जो है प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से हमें मिल पाता है। तो खनन कार्य कहाँ पे हुआ है? एक तो अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका में सोने की खानें हैं, अफ्रीका में सोने की खानें हैं, जहां पे सबसे अधिक गहराई में क्या हो पाया है? 4 किलोमीटर की गहराई में खुदाई हो पाया है। तो 4 किलोमीटर की खुदाई क्या है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग तक की जो गहराई है वो कितना है? 6370 किलोमीटर। और उसमें 4 किलोमीटर क्या है? हम लोग 4 किलोमीटर में क्या ही जान पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी जानकारी हमें इकट्ठा हो पाई है। और दूसरा कहाँ पे हुआ है? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। डीप ओशन
ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाई जा रही है कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में चलाई जा रही है। अब ये जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जिनके माध्यम से सबसे अधिक गहराई में अभी तक में जो पूरी पृथ्वी पे खुदाई इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो गहराई की गई है, खुदाई की गई है, वो कितना हुआ है? 12 किलोमीटर। सबसे अधिक गहराई में 12 किलोमीटर में ही हम लोग कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं। तो 12 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा नहीं है गहरा, जिनके माध्यम से हम कुछ जान पाएंगे। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या क्या पता चल पाया है? इन खुदाई के माध्यम से हमें पता चल पाया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर अधिक बढ़ता चला जाता है। मतलब 32 मीटर की गहराई पे, प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और दूसरा जो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो घनत्व में भी वृद्धि होता चला जाता है। तो ये कुछ चीजें हमें इन खनन के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी क्रिया क्या है, इसके माध्यम से हमें क्या पता चल पाया है? अब आप जानेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो अंदर से लावा मैग्मा बाहर निकलता है, उनसे हमें पता चल पाता है कि पृथ्वी का कोई कोना है, कोई परत ऐसा है जहाँ पे सारी चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, गर्म गलित अवस्था में है, जो हमें पता चल पाता है कि यहाँ की चट्टानें पिघली हुई हैं। तो इनके माध्यम से हमें पता चल पाता है कि वहाँ का टेम्परेचर सबसे अधिक होता होगा, जिसके कारण वहाँ का एक परत है। अब आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड जो वायुमंडल से पृथ्वी पे आके गिरता है, तो उस उल्का पिंड का जो आंतरिक भाग है वो उसकी संरचना किससे बनी हुई है? निकेल और फेरस से। अब समझिए कि हमारे पृथ्वी का भी आंतरिक भाग किससे बना हुआ है? वो निकेल और फेरस से बना हुआ है। तो ऐसा वैज्ञानिकों का आधार है कि अगर उल्का पिंड का आंतरिक भाग निकेल और फेरस से है, हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग भी निकेल और फेरस से बना हुआ है, तो कुछ उल्का पिंड के आधार के उसी के आधार पे हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग भी हो सकता है। तो उल्का पिंड के माध्यम से भी हमें पता चल पाता है। ज्वालामुखी क्रिया, ये तीनों खनन कार्य, ज्वालामुखी क्रिया, उल्का पिंड, ये तीनों प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम लोग कुछ छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। तो अब आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में। अप्रत्यक्ष स्रोत में जो 3 आधार प्रस्तुत किए गए थे वो कौन कौन से थे? अप्रत्यक्ष स्रोत में 3 आधार कौन कौन से थे? घनत्व आधारित प्रमाण, घनत्व आधारित प्रमाण, दूसरा तापमान आधारित प्रमाण, और तीसरा दाब आधारित प्रमाण। घनत्व आधारित प्रमाण क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये बताता है कि
जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम प्रवेश करते हैं घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और हमारे पृथ्वी का जो अंदर की जो परतें हैं वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? 2.5 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। मेंटल का क्या है? 3.5 से 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और कोर का क्या है? 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये घनत्व से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं तो चट्टानों का जो घनत्व है वो क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो क्या किसका है? कोर का घनत्व माना जाता है। अब आते हैं तापमान आधारित प्रमाण। तापमान, टेम्परेचर कैसे कार्य करता है? अब पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला एरिया है, मेंटल वाला एरिया है और कोर वाला एरिया, टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? क्रस्ट में आपको पता है कि प्रत्येक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जाता है। तो ये कहाँ तक है? मात्र 8 किलोमीटर तक ही ये कार्य कर पाता है। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर तक प्रति 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर तक, 300 आप ऐसे लिख लेंगे कि 8 किलोमीटर तक 32 मीटर की प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। और 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रति 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बढ़ोतरी होती है। तीन 300 के बाद क्या होता है? 300 के बाद प्रति किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, कि वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं कि 300 के बाद जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो नीचे वाला भाग है जो वो कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से टेम्परेचर देखने को मिलता है, बढ़ोतरी से। ठीक है,
अब आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में, सॉरी, दाब आधारित प्रमाण। दाब आधारित प्रमाण, दाब कैसे कार्य करता है। अब समझिए कि ये क्रस्ट वाला एरिया है, क्रस्ट, मेंटल, और ये कोर। तो दाब जो है सबसे ज्यादा कहां पे है, कोर वाले एरिया में। जो दाब है वो सबसे ज्यादा कोर वाले एरिया में है। तो यहां पे क्या होगा, गलनांक बिंदु कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अत्यधिक दबाव होने के बाद भी, मतलब आपको पता होगा कि घनत्व में वृद्धि होने से दबाव में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे घनत्व में वृद्धि होती है वैसे वैसे दबाव में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पे क्रस्ट में घनत्व कम है तो यहाँ पे दबाव कम होगा। मेंटल वाले एरिया में यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो अपर मेंटल है वहाँ पे दबाव बहुत कार्य नहीं कर पाता है, और क्या होता है कि यहाँ का जो पदार्थीय अवस्था है वो मेल्टिंग फॉर्म में है। उसके जो गलनांक बिंदु में कमी है, और क्या होता है कि यहाँ का जो पदार्थीय अवस्था है वो गर्म गलित अवस्था में है। पदार्थीय अवस्था कैसा है, गर्म गलित अवस्था में। और जो कोर वाला भाग है, जो इनर कोर है, इनर कोर में क्या होता है कि दबाव अधिक होने के कारण टेम्परेचर भी आपको पता है कि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के दर से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पे क्या है, प्रति 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। और 100 मीटर के बाद 12 डिग्री सेल्सियस, 300 के बाद 2 डिग्री सेल्सियस, और 300 तक 2 डिग्री सेल्सियस, और 300 के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। तो अभी आप ये पता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर का भी दर है उसमें भी कमी हो चुकी है, दबाव भी अधिक है, घनत्व भी अधिक है। तो क्या होता है कि आप किसी भी चीज को अधिक दबाव दें, आप टेम्परेचर बढ़ा दें, फिर भी उसमें दबाव अधिक रखें, तो भी जो चट्टान का जो गलनांक बिंदु क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा और वो पिघल नहीं पाएगा, मतलब वो ठोस अवस्था में होगा। और दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने का एक रीजन ये भी है कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कम क्यों है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो रीजन ये है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर कम होने का क्या कारण है। तो आप बस इतना जाने कि रेडियो सक्रिय तत्व यहाँ पे कम पाए जाते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व क्या है, यूरेनियम, थोरियम जैसे तत्व जो हैं वो विखंडित होकर के ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा उसमें उत्सर्जित होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कमी है रेडियो सक्रिय तत्व का, और यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा है रेडियो सक्रिय तत्व। इसीलिए यहाँ पे जो ऊष्मा का उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसलिए यहाँ की जो चट्टानें हैं वो क्या है, पिघली हुई अवस्था में है, गर्म गलित अवस्था में है। तो यहाँ का जो क्या है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, कोर वाला एरिया। तो इस प्रकार दाब हमें बताते हैं। अब आते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। अप्रत्यक्ष स्रोत में जो सबसे अधिक कारगर है अभी तक में पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने में, वो है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे कौन कौन से हैं, प्राइमरी वेव,
प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव, और तीसरा एल वेव जिसको सरफेस वेव बोला जाता है। एस वेव, एल वेव। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की तरंगे हैं, जिसमें सरफेस वेव जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ ही कार्य करता है, और प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव जो है पृथ्वी के हर एक परत में प्रवेश कर पाता है। मतलब क्रस्ट वाले एरिया में भी प्रवेश कर पाता है, मेंटल वाले एरिया में भी, और कोर वाले एरिया में। हम लोग पीछे के वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो भूकंपीय तरंगे हैं वो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के सारे परतों में प्रवेश कर पाते हैं। तो एस वेव तो भूपर्पट्टी के चारों तरफ कार्य करता है, गति करता है, और पी और एस वेव क्रस्ट में भी और मेंटल में भी और कोर में भी गति कर पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पीछे के वीडियो में जाएंगे तो जानेंगे कि कैसे भूकंपीय तरंगे कार्य कर पा रही हैं और उनकी गति क्या है। तो आप पिछले वीडियो को भी ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जाने हैं। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, वैज्ञानिक आधार, निष्कर्ष, ये सब आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।